हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मार्था एंड मरियम। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 11 की हिस्ट्री। ये महाराष्ट्र बोर्ड का नया सिलेबस है और जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट फार्मर्स। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। इससे भी पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं जिसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये 4th पार्ट का टाइटल है एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब है कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स का मतलब है वो सेटलमेंट्स या वो बस्तियाँ जो एग्रीकल्चर के बेसिस पे बनी हैं। इन विलेजेस के बारे में हम क्या जानेंगे आज इस वीडियो में। हम देखेंगे कि इनका ऑर्गेनाइजेशन और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यानी कि इनका स्ट्रक्चर और इनका प्रशासन, इनकी गवर्नेंस कैसी हुआ करती थी। तो आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। प्रीवियस 3 पार्ट्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो पार्ट 4 के साथ शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में, यानी कि हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसका मतलब है कि हमने प्राचीन समय की उन सिविलाइजेशंस या उन बस्तियों के बारे में पढ़ा जो किसी नदी के पास बनाई गई थी। पार्ट 2 में हमने देखा था बिगिनिंग ऑफ कल्टीवेशन के बारे में, जिसका मतलब है कि फार्मिंग स्टोन एज के समय में कैसे शुरू हुई, उसकी ज़रूरत के लिए जो भी फैक्टर्स होते हैं वो कौन से थे और कैसे बने, इस सब के बारे में हमने हमारे पार्ट 2 में देखा था। एंड फाइनली पार्ट 3 में हमने जाना फर्स्ट फार्मर्स एंड अर्ली विलेजेस के बारे में, जिसमें हमने इंडिया के सबसे पुराने नियोलिथिक एज के विलेजेस के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने सिटी ऑफ येरिहो के बारे में भी पढ़ा और ये समझा कि इन सारे विलेजेस में फार्मिंग कैसे शुरू हुई थी और फार्मिंग में वो लोग क्या क्या ग्रो किया करते थे। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा पार्ट 4। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आइए पहले इसे देख लेते हैं। जो पहली बात इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ विलेज के बारे में, यानी कि जो विलेज थे उनकी बनावट कैसी हुआ करती थी। दूसरी पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज, यानी कि जो गांव थे उनका प्रशासन, उनकी गवर्नेंस कैसी थी। तीसरी पॉइंट है पॉटरी मेकिंग एंड बीड्स मेकिंग। नियोलिथिक एज के सेकेंड फेज में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के अलावा पॉटरी मेकिंग का काम भी शुरू हुआ था और बीड्स मेकिंग का भी। तो इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विलेज स्ट्रक्चर के जानने से पहले हम देखते हैं उसकी एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन को। देखिए, स्टोन एज के वक्त का हमारे पास कोई रिटन फॉर्म या कोई लेखा जोखा है नहीं, तो रिसर्चर्स ने सिर्फ एक एस्टिमेशन अलग अलग तरीक़ों से निकालने की कोशिश की कि स्टोन एज के 3 अलग अलग पीरियड्स में कितनी पॉपुलेशन रही होगी। तो इसमें हमें पता चला कि पैलियोलिथिक एज में तो जहाँ नोमैडिक लाइफस्टाइल जी जाती थी तो वहाँ हार्डली कोई पॉपुलेशन रही होगी, क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया करते थे। जहाँ मेसोलिथिक एज में सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल आने लगी तो 20 लोगों से लेकर के 50 लोगों का एक ग्रुप एक जगह पर कुछ समय के लिए रहना शुरू किया होगा। जहाँ तक नियोलिथिक एज की बात है, रिसर्चर्स का मानना है कि जब नियोलिथिक एज के विलेजेस बनने शुरू हुए होंगे तब कम से कम 50 या 100 लोगों की पॉपुलेशन तो उन नियोलिथिक विलेजेस में होती ही होगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नियोलिथिक विलेजेस के स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन को। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है नियोलिथिक एज की बनावट कैसी रही होगी, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उन विलेजेस का प्रशासन या उनको संभालने का तरीका कैसा रहा होगा। नियोलिथिक विलेज के 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला है स्मॉल इन साइज़, यानी कि नियोलिथिक विलेजेस अपने साइज़ में काफ़ी छोटे थे। जैसे कि पहले मैंने बताया, नियोलिथिक विलेजेस की पॉपुलेशन 100-150 लोगों की ही रही होगी, तो उस हिसाब से एक विलेज काफ़ी छोटा होता होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है परमानेंट ड्वेलिंग्स या फिर हट्स। नियोलिथिक एज में जो घर बनाए जाते थे वो
हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए बनाए जाते थे, क्योंकि लोग वहाँ एग्रीकल्चर करते थे, इसलिए वहाँ लोगों का हमेशा के लिए रहना ज़रूरी था। वो ड्वेलिंग्स ज़्यादातर हट्स हुआ करते थे। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेंटर फॉर स्टोरेज, यानी कि गांव का जो सेंट्रल हिस्सा होता होगा वो स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता होगा। अब इसको हम एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं। हम नियोलिथिक विलेजेस को इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। तो 100-150 लोगों के लिए गांव का जो साइज़ होता होगा वो काफ़ी छोटा होता होगा। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, जो गढ़ थे वो परमानेंटली बनाए जाते थे, तो वो गढ़ सर्क्यूलर शेप में या सिलेंड्रिकल शेप में हो सकते हैं, कुछ ऐसे। इसके बाद जो गांव का सेंट्रल हिस्सा होता होगा वो पूरे गांव में, देखिए नियोलिथिक एज का गांव एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था, तो पूरे गांव में जो कुछ भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ होता होगा वो शायद एक स्टोरेज प्लेस बनाई जाती होगी पूरे गांव के सेंटर पे। अब हमने नियोलिथिक एज के स्ट्रक्चर को तो देख लिया, अब हम इन विलेजेस के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नियोलिथिक एज के एडमिनिस्ट्रेशन की, वो है कि उस वक्त के विलेजेस सेंट्रली कंट्रोल्ड हुआ करते थे, और दूसरा उन विलेजेस में एक पावरफुल पोजीशन भी हुआ करती होगी। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि नियोलिथिक एज में पावरफुल पोजीशंस होती थी या सेंट्रल कंट्रोल वाली गवर्नमेंट हुआ करती थी? वो ऐसे, देखिए नियोलिथिक एज में लाइवलीहुड इंसान का जो था वो एग्रीकल्चर पे, फार्मिंग पे या कल्टीवेशन पे जमा हुआ था। अब जो गांव में जितने भी लोग थे वो जो कुछ भी अनाज उगाया करते थे उसे सेंटर में स्टोर किया जाता था। पूरे गांव के सेंटर में गांव में जितने भी लोग जो कुछ भी उगाते थे वो जमा हुआ करता था, यानी कि सारी पावर गांव की एक सेंटर पे ही थी। और क्योंकि ऐसा एक स्टोर हाउस होता होगा इसीलिए वहाँ एक पावरफुल पोजीशन भी होती होगी। वो कैसे? सेंटर में उस स्टोर हाउस के एक इंसान होता होगा जो ये तय करता होगा कि पूरे गांव में फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कैसे होंगी, कि जो कुछ भी अनाज सेंटर में जमा हुआ है वो पूरे गांव में या दूसरे गांव में कैसे दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा और कब दिया जाएगा। तो इन सब को डिसाइड करने वाला कोई तो होता ही होगा, इसलिए वो पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत पावरफुल हो जाती होगी, क्योंकि सबका जीना तो उस अनाज पे ही था अल्टीमेटली। और वो जो पावरफुल पोजीशन होती होगी वो हायरिकल होती होगी। हायरिकल से मेरा मतलब ये है कि जिस पोजीशन पे वो इंसान पहले होता होगा वो पोजीशन वो इंसान अपने बच्चों को देके जाता होगा कि मेरे बाद मेरे बच्चे डिसाइड करेंगे कि ये सारा फूड ट्रांजैक्शन कैसे होगा। तो कुछ ऐसी ही एडमिनिस्ट्रेशन रही होगी उस वक्त नियोलिथिक एज में। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम लोग सोशल नॉर्म्स देख लेते हैं। सोशल नॉर्म्स मतलब जैसे जैसे लोगों ने गांव बसाना शुरू किया, समाज बसाना शुरू किया, वैसे वैसे लोगों ने कुछ रूल्स बनाए होंगे। तो उसमें क्या क्या हुआ होगा? बाउंड्रीज ऑफ विलेजेस, यानी कि लोग ये तय करते होंगे कि ये ज़मीन का टुकड़े पे एक गांव होगा, वहीं दूसरे तरफ दूसरा गांव होगा। इस तरह से लोग गांव की बाउंड्रीज बांधते होंगे। उसके बाद है बाउंड्रीज ऑफ हाउस होल्ड्स, यानी कि लोग तब तय करते होंगे कि ये बेसिक ज़मीन का टुकड़ा एक फैमिली के लिए है और ये बाउंड्री में ही वो फैमिली रहेगी। तीसरा, ओनरशिप ऑफ लैंड, यानी कि क्योंकि अब लोग परमानेंटली वहाँ रहने लगे थे तो वो लोग परमानेंटली डिसाइड करते थे कि हमारी फैमिली पर्टिकुलरली इसी लैंड पे रहेगी, इसीलिए लोग उस लैंड की ओनरशिप लेने लगे कि आज हम यहाँ रह रहे हैं और हमारे बाद हमारी जनरेशन इसी लैंड पे रहेगी, ताकि आगे चल के पूरे गांव में डिस्प्यूट्स नहीं क्रिएट हों। आगे बढ़ते हैं पॉटरी मेकिंग की तरफ।
पॉटरी मेकिंग एंशिएंट एरा में कैसे होती थी, इसे हम 4 तरीक़ों से समझेंगे या 4 क्वेश्चंस को आंसर करके समझेंगे। वो क्वेश्चंस क्या हैं? व्हेन यानी कि पॉटरी मेकिंग कब शुरू हुई। यूजेस, जो पॉटरी से सामान बनाया जाता था उनका इस्तेमाल क्या था। हाउ, पॉटरी मेकिंग यानी कि पॉटरी कैसे बनाई जाती थी। और टाइप्स, पॉटरी मेकिंग का बनाने का कितने तरीके होते थे और वो क्या तरीके थे। तो इन 4 सवालों को आंसर करके हम समझेंगे एंशिएंट एरा में पॉटरी मेकिंग कैसे होती थी। समझते हैं व्हेन से। इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक जापान में, दूसरा पूरी दुनिया में। जापान में पॉटरी मेकिंग मेसोलिथिक एज में शुरू हुई थी, जबकि बाकी पूरी दुनिया में ये नियोलिथिक एज में शुरू हुई। ऐसा क्यों? जापान में एक कल्चर था जो था जोमन कल्चर, वो एक मेसोलिथिक कल्चर था। इस कल्चर के समय के ट्रेसेस में ये पाया गया है कि मेसोलिथिक एज में ही जापान में पॉटरी का काम हुआ करता था, जबकि पूरी दुनिया में नियोलिथिक एज के भी सेकेंड फेज में पॉटरी का काम शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं यूजेस पे। तो पॉटरी मेकिंग में जो कुछ भी यूटेंसिल्स और पॉट्स बनाए जाते थे उनके यूजेस क्या थे? 3 प्राइमरी यूज़ थे। तो वो क्या थे? कुकिंग, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था इसलिए लोग कुकिंग करना सीख गए थे। दूसरा सर्विंग, सिर्फ पकाना तो ज़रूरी नहीं होता, उन्हें सर्व करना भी ज़रूरी होता है। तीसरा स्टोरेज, हमने स्टोर हाउसेस के बारे में पढ़ा था, वहाँ अनाज स्टोर किया जाता था। तो वो पॉटरी मेकिंग से ही बनने वाले जो पॉट्स थे उन्हीं में सारा अनाज स्टोर किया जाता था। तो ये थे पॉटरी मेकिंग के यूजेस। मूविंग ऑन टू टाइप्स। टाइप्स में हम 2 चीज़ें हैं जो देखेंगे। पहला है पॉटरी का बनाने का 2 तरीके और बनाए हुए पॉट्स को डेकोरेट करने के 3 तरीके। तो जो 2 तरीक़ों से पॉटरी की जाती है वो है हैंडमेड और दूसरा है व्हील पॉटरी। हैंडमेड में पहले क्ले को या मिट्टी को लेकर के हाथ से ही पॉट्स बनाए जाते थे, जबकि व्हील पॉटरी तो आप जानते हैं एक व्हील से पे पॉटरी के लिए मिट्टी रख के उस पे पॉट्स को डिज़ाइन किया जाता था, शेप दिया जाता था। फिर 3 तरीके जिनसे पॉट्स को डिज़ाइन किया जाता है वो है, उसमें पहला है मोनोक्रोम एंड बर्निशिंग। मोनोक्रोम का मतलब होता है सिंगल कलर और बर्निशिंग का मतलब है किसी लकड़ी को उस सरफेस से लगा के उससे घस के पॉट्स को एक आकार देना या थोड़ी फिनिशिंग करना। दूसरा है कार्व्ड डिज़ाइनिंग या कार्विंग, जिसे हम कहते हैं पॉट्स पर टूल्स का इस्तेमाल करके उन्हें कार्व किया जाता था। तीसरा है एप्लीक्यू वर्क। एप्लीक्यू वर्क में जो मिट्टी है उसे गीला करके उसकी एक रिबन जैसी पॉट्स के आसपास लगाई जाती थी। तो ये 3 तरीके थे पॉट्स डेकोरेट करने के और 2 तरीके थे पॉट्स को बनाने के। एंड द लास्ट हाउ। देखिए गाइस, दुनिया में हमें अगर कुछ भी बनाना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। पॉटरी के लिए जो वो नेसेसरी नॉलेज है, नेसेसरी फैक्टर्स हैं जो हमारे पास होने चाहिए, वो क्या है? वो 6 फैक्टर्स हैं जिसे हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है नोइंग द सोर्स ऑफ रिक्वायर्ड क्ले। हमें जिस तरह का पॉट बनाना है उसके लिए एक एक्सीलेंट क्वालिटी की क्ले हमारे पास होनी चाहिए, और वो अच्छी मिट्टी या अच्छी क्ले कहाँ मिलेगी उसका सोर्स हमें पता होना चाहिए। ऑब्टेनिंग द क्ले, हमारे पास वो मिट्टी अवेलेबल होनी चाहिए। और देखिए, रॉ मटेरियल इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए जो मिट्टी ज़रूरी है वो कहाँ मिलेगी और उसे हमें ऑब्टेन भी करना होगा, उसे हमें पाना भी होगा। तीसरी पॉइंट है परफेक्टली नीडिंग द क्ले। सिर्फ मिट्टी का होना ज़रूरी नहीं है, उस मिट्टी को सही तरीके से गूंदना भी ज़रूरी होता है। ज़रूरत से ज़्यादा नरम या ज़रूरत से ज़्यादा कड़क क्ले अगर होगी तो उससे हम पॉट्स नहीं बना सकते, इसलिए एक सही तरीके से उस क्ले को गूंदना ज़रूरी होता है। चौथा है
एबिलिटी टू मेक क्ले इन डिज़ायर शेप। अभी हमने मिट्टी तो तैयार कर ली है, लेकिन हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो शेप हम देना चाहते हैं वो हम दे सकें। फिफ्थ, स्किल्स ऑफ डेकोरेशन। डेकोरेशन किसी भी पॉट के लिए ज़रूरी होता है और उसके लिए आर्टिस्टिक स्किल्स का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लास्टली, बेकिंग पॉट्स ऑन राइट टेम्परेचर। पॉट्स को अगर आप सही तरीके से गर्म नहीं करोगे, उन्हें सूखने नहीं दोगे, तो वो टूट सकते हैं या मुड़ भी सकते हैं। तो इसके लिए उनका परफेक्ट लेवल की गर्मी पे पकना बहुत ज़रूरी होता है। वो परफेक्ट टेम्परेचर क्या होता है? 850 से लेकर के 900 डिग्री सेल्सियस का। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए पॉटरी करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीड्स मेकिंग इन नियोलिथिक एज। आर्टिसंस ऑफ नियोलिथिक एज मेड बीड्स सिंस द बिगिनिंग। जो नियोलिथिक एज के आर्टिसंस थे, जैसे कि पॉटर्स थे, वैसे ही कुछ और स्किल्ड आर्टिसंस थे जिन्होंने बीड्स बनाना शुरू किया था शुरुआत से ही, नियोलिथिक एज के शुरुआत से ही। और इसके प्रूफ्स भी हैं। वो प्रूफ्स क्या हैं? एक्सकवेशंस हुए थे नियोलिथिक साइट्स पे, वहाँ पर रिसर्चर्स को बीड्स मिले थे और उसी के अलावा उनका वेस्ट मटेरियल मिला था और कुछ फॉल्टी बीड्स भी मिले थे। उस वक्त के जो बीड्स थे वो किस मटेरियल से बनाए जाते थे? वो या तो सिलिशियस स्टोन्स या चैंग शेल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग बीड्स बनाते थे। मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ भी दिखा सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेजेस ऑफ मेकिंग अ बीड। देखिए, मैंने एग्रीकल्चर के लिए भी कहा था और पोट्री के लिए भी, और मैं फिर से कह रही हूँ, कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपके पास बेसिक फैक्टर्स, बेसिक सोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी होता है। यही बीड्स के लिए भी है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिलिशियस स्टोन्स हैं और जो चैंग शेल्स हैं वो कहाँ होते हैं, कहाँ मिलते हैं। दूसरा, ऑब्टेन द रॉ मटेरियल। सिर्फ पता होना ज़रूरी नहीं है कि हमारा रॉ मटेरियल कहाँ है, उसे पाना भी ज़रूरी होता है। तीसरा है ट्रांसपोर्ट इट टू द मैन्युफैक्चरिंग साइट। ज़रूरी नहीं है कि नियोलिथिक एज में जहाँ लोग विलेजेस में रहा करते थे वहीं पे उन्हें अपने रिक्वायर्ड स्टोन्स और शेल्स मिल जाते थे। उन्हें कहीं और से भी इन्हें लाना पड़ता था, तो इसके लिए उन्हें मैन्युफैक्चरिंग साइट पे ट्रांसपोर्ट करना भी ज़रूरी था। जब वो वापस अपनी मैन्युफैक्चरिंग साइट में पहुंच जाते थे तो वहाँ इरेगुलर स्टोन्स और शेल्स में से बीड्स बनाए जाते थे। देखिए, स्टोन्स और शेल्स का शेप वैसे तो बहुत इरेगुलर होता है, वो फॉर्मलेस होते हैं, पर उन्हें बीड्स बनाने के लिए परफेक्टली शेप करना पड़ता है, उन्हें कार्व करना पड़ता है और उन पर बहुत सारा काम होता है। उसी के बाद ये परफेक्ट बीड्स बनते हैं, जैसे आपने फोटोग्राफ में देखे। तो ये था सारा प्रोसेस एक बीड को बनाने का। तो आइए इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। सो लेट्स कंक्लूड अवर वीडियो हियर। इस वीडियो में हमें क्या समझ में आया? अब तक हमने देखा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, इस बारे में फार्मिंग की जाती थी, ये हमने पढ़ा था। इसके अलावा इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा, अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्या और प्रोड्यूस होता था? वो था टूल्स जो फार्मिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। पॉटरी और बीड्स, वो भी हमने इस वीडियो में पढ़ा। ये सब जो है एग्रीकल्चर करना, एग्रीकल्चर के लिए टूल्स बनाना, उसके बाद पॉटरी करना और पॉटरी के बाद बीड्स बनते रहना, ये सब एक चेन है स्किल्स की, हुनर की। ये एक पूरी चेन है। ये जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक सिस्टम है जिससे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्या है? उसे जो भी लेबर है उससे परफेक्टली डिवाइड होने की ज़रूरत है। उसके अलावा उसे ज़रूरत है
अलग अलग लोगों को अलग अलग स्किल्स के लिए ट्रेन करने की ज़रूरत। जब लेबर परफेक्टली डिवाइड होता है और अलग अलग लोग अलग अलग स्किल्स सीख लेते हैं तो आर्टिस्टन स्किल्स का अलग अलग क्लासेस बन जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, पॉटरी हो या बीड्स बनाना हो, वो एक आर्टिस्टिक स्किल्स है, कलाकारी है। और जब अलग अलग स्किल्स सीख लेते हैं तो अलग अलग क्लासेस भी इनके बन जाते हैं, जैसे पॉटर्स का और बीड्स मेकर का। तो ये था हमारा पार्ट 4। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा था, जिसमें हमने नियोलिथिक विलेजेस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उनकी बनावट के बारे में पढ़ा, उसके साथ ही उन विलेजेस की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी हुआ करती थी वो भी हमने देखा। अपेरेंटली पॉटरी और बीड मेकिंग कैसे हुआ डेवलप नियोलिथिक एज में, ये भी हमने इस वीडियो में, इस चैप्टर के इस पार्ट में देखा। पर ये चैप्टर अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता, मैं बहुत जल्द आऊँगी पार्ट 5 लेकर के। तब तक के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।